क्या करें? यहाँ पे रख दीजिए। लोग पढ़ रहे थे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में एक घटक होता है निलंबित वर्गीय पदार्थ। निलंबित पार्टिकुलेट मैटर। या आप लोग हमें जो सूचना ये मिली है कि आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको कुछ नोट करा देते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। क्यों? यस सर। ऐसा सभी लोग चाहते हैं? यस सर। कि थोड़ा थोड़ा आपको नोट कराते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए भी थोड़ा थोड़ा नोट्स भी करते रहिए साथ में। अभी तो लगा कि आप नोटिस में आप नोट्स करते चल रहे हैं। जैसे लिखा होगा तो सर उसको घर में भी पढ़ देंगे ना, तो जाता है। चलिए देखिए निलंबित ठोस वर्गीय पदार्थ इसको हम एसटीएम केवल कहेंगे इसको शॉर्ट में एसटीएम। निलंबित ठोस वर्गीय पदार्थ ठोस या समवाष्प दाब वाले द्रव कण होते हैं। निलंबित वर्गीय पदार्थ ठोस या समवाष्प दाब। के होते हैं जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। वायुमंडल में तैरते रहते हैं। इनका आकार माइक्रोमीटर के बीच होता है। होते हैं इनमें अनेक रासायनिक घटक भी हो सकते हैं। इन पर होते हैं रासायनिक घटक भी हो सकते हैं। इनके मुख्य स्रोत औद्योगिक मूल क्षेत्रों के
सल्फेट सल्फेट कार्बन पर रूली अगली क्षेत्र में सल्फेट नापी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और नापी हाइड्रोकार्बन, इसको साइड में कहा जाता है पीएच ये जो कण होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, डस्ट के रूप में वायुमंडल में विद्यमान होते हैं। ये वास्तव में जब वायुमंडल के समय मौलिक रूप में उसकी थे नहीं, बाद में हमारी गतिविधियों के कारण वायुमंडल में इनकी मात्रा बढ़ती गई। इसको मापने का नापते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता मापक को नापते हैं। तो वायु गुणवत्ता मापक के हिसाब से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 60 तक होना चाहिए, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 60 तक होने चाहिए। लेकिन दिल्ली वगैरह भी 400 के आसपास होते हैं, 400 के आसपास। आपका देखिए कि मोबाइल वगैरह में भी वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हैं जगह उसको होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर, क्या प्रभाव होता है? देखिए इसमें से आपने देखा साइज था कि 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इसमें से 10 माइक्रोमीटर के ऊपर वाले को RSPM कहते हैं, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि इसके शोषक में लिए जा सकते हैं। जब सांस लेते हैं 10 माइक्रोमीटर से तो हमारे नाक में जो बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है, उसे फंस जाते हैं। फिल्टर, हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं फिल्टर का काम करते हैं, इनको रोक लेते हैं, फेफड़े के आने से बचाते हैं। लेकिन इसमें जो छोटे वाले होते हैं लगभग 2.5 माइक्रोमीटर वाले, ये फेफड़े के अंदर तक चले जाते हैं, बहुत गहराई होता है। फिर हमको तमाम श्वसन संबंधी समस्याएं के साथ होती है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, हमारी सांस फूलने लगती है, दस्त में जब ये होता है। एयर पोल्यूशन का जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स है, इसमें से जो छोटे वाले हैं 0.5 माइक्रोमीटर वाले, ये हमारे फेफड़े के गहराई तक चले जाते हैं, हमें श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं और भी तमाम संबंधी समस्याएं, सांस से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करते हैं, एलर्जी, श्वसन, जलन, गले में, फेफड़े में, नाकों में, आपका नाक में जुकाम, छींक आना, ऐसी सारी समस्याएं होती हैं। 10 से बड़े वाले माइक्रोमीटर वाले तो हमारे नाक में फंस जाते हैं, फंस के फिल्टर का काम कर देते हैं। इसमें दूसरी बात होती है कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये वाले एसपीएम, नोट करते हैं आप, एसपीएम, ये जो डस्ट होती है, तो पौधे जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती हैं इसमें जाके बैठ जाते हैं, पत्तियों की बैठे बैठे इस पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? CO2 और प्रकाश लेके स्टोमेटा के माध्यम से जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया रंध्र जब बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं? ये बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं
तो पौधों का विकास रुक जाता है। रोड के किनारे देखिए डस्ट ज्यादा होती है, रोड के किनारे के जो पौधे होते हैं उनका विकास उतना नहीं होता है जो रोड से दूर के होते हैं। आपने कभी देखा है जाते समय नोटिस किया है उसके पत्तों पर डस्ट जमी रहती है, तो उनका जब तक डस्ट जमी होती है स्टोमेटा बंद हो जाता है तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले पाते हैं ना प्रकाश से अवशोषित कर पाते हैं, तो पौधों का विकास जब प्रकाश अवशोषण में रहे तो उनका विकास रुक जाता है पौधों का। ये भी जहां जहां पर ये इस तरह की समस्या होती है। अभी जो यहाँ कॉलेज में देखें तो गर्मी होती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के थोड़ा सा पहले अब जस्ट जमने शुरू होगी, बस इतनी जल्दी जम जाती है पत्तियों की बिल्कुल धुली धुली दिखती है, पानी बरसा इस समय साफ दिख रही है, प्रकाश अवशोषण का शुरू हो रहा है, तीनों हो जाती है। तो ये इसकी समस्या होती है पौधों के विकास की। दूसरी बात सुनो करते रहिए, इसका जो मानक मैंने बताया ये तो होना चाहिए आरएसटीएम का 60 होना चाहिए। रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितना आना होता है 10 माइक्रोमीटर से बड़े वाले होते हैं, तो होना चाहिए मानक 60 है तो ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन ये देखा गया तो कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर में इनका मापन किया तो कानपुर में 170 से लेके 257, दिल्ली 147 एवरेज है, कोलकाता में 55 से 129, 29, बेंगलुरु 65 से 199। किस ईयर का है डाटा? क्या जी? किस ईयर का है डाटा? ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, वहां पे नापा गया तो 60 होना चाहिए स्टैंडर्ड जो मानक है, लेकिन ये मानक से कहीं ज्यादा इतने पाए गए। और इनका स्रोत क्या है बताएंगे, स्रोत क्या है? नहीं सर, ये तो मतलब डाटा है किस ईयर का है? ये डाटा है पुराना डाटा है, सर वो हर साल निकलता है, हर साल निकल जा रहा है, आप इसको अपडेट कर सकते हैं निकाल के बोलते हैं। यह मापा जाता है, वायु गुणवत्ता निगरानी एक सेंटर बना हुआ है जो हर साल नापिस को पब्लिश करता है, मौसम विज्ञान केंद्रों पर नापिस को पब्लिश किया जाता है हमेशा। आप चेन्नई 25 से 49, ये तो 400 की चार्ज चलना डिलीवरी का 400 बढ़ जाएगा, पराली वाली चलाते थे 400 बढ़ जाता है। जब इतनी मात्रा में होती है इस तरह तो अंदर जाएगा ही जाएगा, यानी कि हमारी वायु गुणवत्ता इससे क्या है, प्रदूषण को मापने का तरीका है, ये हमारा प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से निलंबित गणकीय पदार्थ है, इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से क्या क्या समस्या हो रही है, शोषण संबंधी श्वास संबंधी समस्या हो रही है और प्रकाश संश्लेषण पौधों के विकास में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और ये श्वास संबंधी बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई है भारत में, दुनिया में, खासकर कंस्ट्रक्शन का जो कार्यक्रम होता है, रोड के किनारे जब चलते हैं ट्रक में, आप ट्रक के पीछे लगा दीजिए बाइक, देखिए कितने धुएं आते हैं, आप हेलमेट लगाए तो बच जाते हैं, हेलमेट लगाइए तो आपकी आंखों में मुंह में सब जाते हैं, आपको में जलन टाइप की होती है, इरिटेशन टाइप की होते हैं। तो ये है, इसको कहते हैं NA नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, सर घर पर जाना यार, एक के लिए काम करें। ये इसका मामला चल रहा है।
एक छोटा टॉपिक था एसटीएम, उसको कणकीय प्रदूषण भी कहते हैं। अब आइए थोड़ा पढ़ते हैं अम्ल बक्सा। ये भी किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का परिणाम है। ये रिजल्ट किसका है? एयर पोल्यूशन का रिजल्ट है, एसिड रैन। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, एसिड रैन के बारे में आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा नोट करते चले आएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखिए, अम्लों एवं क्षारकों की आरेनियस परिभाषा के अनुसार क्षारकों के आरेनियस परिभाषा के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं तो जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ये अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्रबल अम्ल और एक कमजोर। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और कमजोर। कमजोर अम्ल में होता है एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। इसको कैसे मापते हैं? पैमाना होता है पीएच पैमाना। क्या होता है? पीएच पैमाना। ये 0 से लेकर 14 तक होता है। तो जो ना तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, कितना होता है? उदासीन तो होता है 7 होता है। 7 से कम अम्लीय, इससे ज्यादा क्षारीय होता है। वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? उदासीन होगा, हल्का अम्लीय होता है। CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है तो हल्का कार्बनिक अम्ल होता है, तो हल्का अम्लीय होता है, ऑक्सीजन होता है। pH पैमाना 0 से 14 के बीच होता है। pH पैमाना 0 से 14 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय।
10 जो होता है वो 7 होगा, शुद्ध पानी जो होता है वो 7 होता है। प्रदूषित पर्यावरण में वर्षा कुछ अम्लीय होती है। प्रदूषित धूप में, तो धूप के लिए इधर प्रदूषित पर्यावरण में वर्षा कुछ अम्लीय होती है। इसका पीएच 5.7 होता है। कितना होता है पीएच 5.7। इसमें प्रदूषित वातावरण में जो वर्षा होती है वो हल्का अम्लीय होती है। उसका पीएच होता है 5.7 होता है। क्योंकि कितना प्रदूषित, इसका कोई पैमाना नहीं कितना प्रदूषित है। कार्बनिक अम्ल कितना बनेगा इसका कोई पैमाना नहीं है। जब पीएच इतना प्रदूषित है तो ये प्रदूषण का रिजल्ट है। अगर पीएच जितना ही कम होता है, कायदे से शुद्ध वर्षा का जल शुद्ध होता है। वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध होता है। तब होगा जब पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। क्या होगा, इसका पीएच 7 होगा। अब जितना ही ज्यादा प्रदूषण होगा पीएच मान उतना ही कम होता जाएगा। इसे संताता लगा सकते हैं। अगर इसका पीएच 4.7 है जिसका मतलब बहुत ज्यादा प्रदूषित है, इससे भी कम है तो और ज्यादा प्रदूषित, और बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं है तो वर्षा का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, साफ। कोई प्रदूषण अगर नहीं है तो, क्योंकि वर्षा के जल में वायुमंडलीय वर्षा के जल में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। बनेगी तो बनेगी CO2 एसिड होता है, हल्का कार्बनिक एसिड, हल्का अम्ल होता है। जब CO2 से मिलती है तो हल्का अम्ल बनाती है। ये कैसे नहीं होता, एक जल गैस जल H2O CO2 ये गलत है। H2O एक एक्वा है, जल होता है, उसको क्या कहते हैं, AQA मतलब जल, एक्वेटिक जलीय। जीव हाँ आगे चलिए। जीवाश्म ईंधन हम कुछ पूछ रहे थे। जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, जिसमें सल्फर होता है, जिसमें सल्फर होता है, जलाने से, आगे लिखिए ब्रैकेट में, जिसमें सल्फर होता है, जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड
उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन वाले कार्बनिक पदार्थों को जलाने से नाइट्रोजन वाले पदार्थों को जलाने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के इसमें कई होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड टेक्स्ट को मतलब तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कई हो जाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब निकलते हैं। लिख लीजिए तो यार पोटी करने का बनाया है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO केवल नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन का ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। अभी क्या करते हैं जीवाश्म ईंधनों और नाइट्रोजन से संबंधित कार्बनिक पदार्थों को जलाने से दो तरह की गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये जल से मिल जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये कहाँ बनाते हैं? वायुमंडल में। ये जब गैसें बनती हैं तो निकल के कहाँ जाती हैं? वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में जलवाष्प होती है, जलवाष्प जब इनसे मिल जाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनता है, फिर वो पानी वर्षा के साथ जमीन पर आता है तो एसिड होता है। ये एसिड आप देखा में जमीन पे गया तो फर्श पर इकट्ठा कर देता है। पर्वत अम्ल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपकी बैटरी जो होती है घर में रखे होते हैं क्या होते हैं इन्वर्टर, उस बैटरी में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक। बहुत प्रबल अम्ल होता है, वो जब गिर जाता है फर्श को उसमें इकट्ठे कर देता है। ये भी अम्ल होता है, कमजोर अम्ल ही होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन वो भी जीवों के लिए हानिकारक होता है। पत्तों में गिर गया, झील में गिर गया तो उनको एसिड बढ़ जाएगा तो मछलियां, जीव जंतु, घास ये सब नष्ट हो जाते हैं। इनको लेड किलर कहा जाता है। फिनलैंड वगैरह में एसिड रेन बहुत ज्यादा होती है, वहां औद्योगिक इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम में बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब इसमें के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के साथ मिलकर जमीन पे गिरता है तो झीलों में जब गिरता है वो लेड किलर जाता है, झील कातिल। तो क्या कहा जाता है? झील कातिल करता है, इनको नष्ट कर देता है एसिड रेन। और इससे जो मृदा होती है वो भी अम्लीय हो जाती है। जब सॉइल में जाता है वो भी अम्लीय हो जाती है। सॉइल में भी थोड़ा सा दो तरह की होती है, क्षारीय सॉइल, अम्लीय सॉइल, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि हर फसल के लिए अलग अलग सॉइल की जरूरत होती है। जैसे चाय की खेती, बागानी कृषि के लिए अम्लीय मिट्टी ज्यादा सुटेबल होती है, लेकिन अनाज उत्पादन के लिए, धान, गेहूं, चावल के लिए क्षारीय मिट्टी ज्यादा आवश्यक होती है। अगर क्षारीय मिट्टी पर इस तरह की अम्लीय वर्षा की गई तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो लीजिए इसको जानिए आपने सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडलीय ऑक्सीकरण से वायुमंडलीय ऑक्सीकरण फिर जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है।
सल्फर डाइऑक्साइड है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन ने लिखा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ जल के साथ मिलकर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, ये कहाँ रहेगा, वायुमंडल में विद्यमान रहेगा। फिर क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, इसमें चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो ये मिलते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, और फिर H2O3 नाइट्रिक अम्ल। स्टार्टिंग में क्या बताया था, वायुमंडल वायु प्रदूषण से वायु प्रदूषण का रिजल्ट क्या है, एसिड रेन। वायु प्रदूषण का रिजल्ट ही ग्लोबल वार्मिंग है। वायु प्रदूषण का रिजल्ट ये एसपीएम जो लिखा है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, इनका वायु प्रदूषण के कारण होता है। प्रदूषण आप पहले ही जानते थोड़ा बहुत कि किसी भी घटक में जो परिवर्तन लाते हैं, वांछनीय परिवर्तन, अनडिजायरेबल चेंजेस लाते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जैसे कोई चेंज उसमें लाते हैं परिवर्तन, तो हमने बाहर से उसमें प्रवेश करा के विभिन्न प्रकार के, चाहे हमने गैस प्रवेश कराया, एसिड प्रवेश कराया, अधिक मात्रा में जो नेचुरल फॉर्म में है, उसमें कोई भी बाहर से हम प्रवेश कराते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज ही प्रदूषण कहलाता है। अगर जल में चेंज करते हैं तो जल प्रदूषण, वायु में वायु प्रदूषण। तो ये वायु प्रदूषण का रिजल्ट क्या है, वायु प्रदूषण का रिजल्ट ही ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत सारे परिणाम हो रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए वायु प्रदूषण का परिणाम क्या हुआ, अब एसिड वायुमंडल में बन गया। वायु प्रदूषण के कारण ही तो ना, हमने सल्फ्यूरिक एसिड उसमें नहीं था, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं था। पहले हमने औद्योगिकरण जब हुआ, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहुंचने शुरू हुए। औद्योगिकरण के बाद औद्योगिक पहुंचने शुरू हुए, फिर वो वायुमंडल के ऑक्सीजन और उसमें विद्यमान जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल बनाया। अब देखिए आगे बढ़िए, किसी भी प्रकार का वर्षण किसी भी प्रकार का वर्षण लेकिन वर्षण जैसे वर्षा, हिम कोहरा, के माध्यम से अम्ल का धरातल पर निक्षेपण, अम्ल का वायुमंडल से धरातल पर निक्षेपण, एसिड रेन, वर्षा कहलाता है। इसका pH मान 5.7 होता है, इसका pH मान 5.7 होता है, 5.7 से कम होता है। मैंने कहा आपसे निक्षेपण लिखना और वर्षा लिखना, वर्षण लिखना और वर्षा को लिखना। तो देखिए ये निक्षेपण दो प्रकार का होता है, आर्द्र और शुष्क। जो अम्ल का निक्षेपण होता है सतह पर, दो रूप होता है, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र निक्षेपण वर्षा, हिम, कोहरा के रूप में होता है जब इस आर्द्र निक्षेपण हिम कोहरा वर्षा के रूप में होता है, किंतु शुष्क निक्षेपण
नमी की अनुपस्थिति में होता है। नमी की अनुपस्थिति में गैसों के रूप में होता है। नमी की अनुपस्थिति में गैसों के रूप में होता है। जो इमारतों या पेड़ पौधों पर निक्षेपित हो जाते हैं, जो इमारतों और पेड़ पौधों पर जमा हो जाते हैं। आपने सुना होगा ताजमहल का उसके रेशम के कारण खराब हो रहा है, उसका कलर डिस्कलर होता है, पेड़ पौधों पर जमा हो जाता है। तो एक तो सीधा वायुमंडल से 8 वर्षा में जमीन का जमीन पौधों और इमारतों पर जमा होते हैं, फिर जब वर्षा होती है उनमें घुल के फिर ये जमीन पर चले जाते हैं, बहुत दूर तक यात्रा करते हैं, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं, यात्रा करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको वैश्विक समस्या। ये भी क्या है, ग्लोबल इशू है, एसिड रेन। जहां एसिड इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये वायुमंडल में उत्सर्जित की गई, तो वायुमंडल में वहां क्या बने, एसिड बने, और उसकी हवाओं के माध्यम से वर्षा जाके फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में हो रहा है। तो जिस देश में उत्पन्न हुए प्रदूषण, उसका प्रभाव जाके दूसरे देश में पड़ रहा है। इस कारण क्या कहेंगे इसको, वैश्विक समस्या, ग्लोबल इशू। तो क्या अपने वर्षा होने पर भूमि पर पहुंच जाते हैं, जो इमारतों पेड़ पौधों पर निक्षेपित हो जाते हैं और वर्षा होने पर भूमि पर पहुंच जाते हैं। ये अम्ल लंबी दूरी तक यात्रा करके शुष्क निक्षेपण गैसों के रूप में इमारतों और पत्तियों पर जमा हो जाते हैं। लेकिन जब वर्षा होती है तो इमारत में पड़ेगी वर्षा, उसके साथ मिलकर सीधे जमीन पर आकर चले जाते हैं। तो पहले तो इमारतों को नुकसान करते हैं, वहां पे जब इमारतों पे रहे, पौधों पे रहे, उसके बाद जब धूल के नीचे जमीन पर पहुंचे तो वहां नुकसान करेंगे। दो जगह नुकसान करते हैं शुष्क वाले। क्लियर? ताजमहल के बारे में सुना था, तो शुष्क वाले होते दो जगह नुकसान करते हैं। एक तो सीधे जब इमारत पर जमा रहेंगे 5-6 महीने तक, तो उसका क्या होता है, क्षरण होता है, कलर उसका फेड होता है, गैसों के रूप में होता है। हाँ, उस पे जाके धीरे धीरे भारी होकर उस पे जमा हो जाता है, और जब पानी बरसता है उसके साथ खुलकर जमीन पर आके पहले वाले के साथ क्या लिखा है आपने, ये अम्ल लंबी दूरी तक यात्रा कर उन देशों की सीमा पार करके दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं जहां उत्पन्न होते हैं। इस कारण यह एक वैश्विक समस्या है। देखिए अम्ल वर्षा का प्रभाव, अम्ल वर्षा का मान इस तरह हो रहा है। मास नंबर 20 ना, अम्ल वर्षा का मान लगभग 4 होता है, pH इसका 4 होता है। हमने देखा कि अम्ल वर्षा का मान 5.7 से कम होता है, ये लगभग 4 के अराउंड होता है, 4। इसका प्रभाव क्या होता है फसलों और पौधों पर, फसलों और पौधों पर, अम्ल वर्षा का प्रभाव फसलों और पौधों पर। अम्ल वर्षा क्या करती है, फसलों और पौधों को किस प्रकार नुकसान पाती है। देखिए जो हमारे मृदा होती है, सॉइल, इसके घटक होते हैं
जल पदार्थ, खनिज, वायु, जल होता है। ये जीव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 से लेकर 12% तक होते हैं इसमें मृदा में, जिसमें फसलें हम उगाते हैं, फसलें उगाते हैं मृदा में, ये 4 होते हैं। तो जब एसिड एंड लिविंग के छोटे छोटे जो जीव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सड़ाने गलाने का काम जो जीव होते हैं इसमें बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, केंचुआ, दीमक, मेंढक, चूहे, ये बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, नाजुक जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। ये क्या होते हैं, ये मिट्टी में का एक पार्ट होता है सॉइल का। अगर ये नहीं रहेंगे, कोई पदार्थ मिट्टी में जो आप डालते हैं, पत्तियां डालते हैं, कुछ काट डालते हैं, वो सड़े रहेंगे, वैसे पड़ा रहेगा, जैसे प्लास्टिक काफी बड़ी रहती है। लेकिन ये जैविक भी पार्थिव पदार्थ है, पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें हैं, पत्ते हैं, क्या होता है, ये जो इसको इनको मिला के वो कहा जाता है डिकम्पोजर, विघटक, क्या होते हैं, अपघटक कहते हैं। ये क्या करते हैं, तो सड़ाने गलाने का काम करते हैं। और सड़ाने गलाने का काम, जैसे कोई जानवर मर गया, जीव मर गया, तो उस जीव में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सब चीजें होती हैं, पोटेशियम, सोडियम होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, तोड़ के अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके फिर वो चक्र में शामिल हो जाता है। तो जब जीव मर जाएंगे तो क्या होता है, जो चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, वो सब क्या होगा, बाधित होगा। तो फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। देखिए अम्ल वर्षा मृदा में उपस्थित, अम्ल वर्षा मृदा में उपस्थित मृदा जीवाणुओं, मृदा जीवाणुओं, कवकों और पोषक तत्वों के चक्रण, जीवाणुओं, कवकों जो पोषक तत्वों के चक्रण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, को मार सकती है, को मार सकती है। आपने सुना होगा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाती हैं, जो वाइब्रेटिल नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्सेशन करती है। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया और चावल में होता है, कहीं भी होता है, जो भी होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोडस लेंगे। जब ये मर जाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन मिट्टी में कम हो जाएगी, फसलों की उत्पादकता अपने आप कम हो जाएगी। अतः मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होगी और पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी। जलीय निकायों, जलीय जीवों पर प्रभाव, ये दूसरा पॉइंट है। अम्ल वर्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा, उपजाऊ शक्ति कम होगी और पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी। झीलों, नदियों और तालाबों पर अम्ल वर्षा के कारण अम्ल एकत्र होता रहता है
इसका पीएच कम, मोर होने के बाद अम्ल एकत्र होता रहता है, अम्ल वर्षा के कारण अम्ल एकत्र होता रहता है, जिसका पीएच कम होता है, जिस कारण जलीय भागों में उपस्थित जीवों, मछलियों और पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, अभी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये चिल्ड्रंस है, स्किन हो जाएगी, आँखों चालू होगा, की स्किन कम जब पानी में नहाएगा तब तो होगा। अम्ल वर्षा के कारण मनुष्यों को अंडरग्राउंड वाटर प्रभावित अम्ल वर्षा के कारण मनुष्यों को हृदय, फेफड़ों, फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और दमा, श्वसनी शोर, ब्रोंकाइटिस का नाम सुना होगा, हिंदी में कल फोटो कहते हैं, जानवरों को जो हो जाता है ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोर यानी सांस नली में सूजन हो जाती है, श्वसनी शोर। हालांकि ये बैक्टीरिया होते हैं, मनुष्य को भी होती है, जब सांस लेने में परेशानी होती है ब्रोंकाइटिस कहते हैं, श्वसनी शोर, काफी गाढ़ा पीला बल्ब जो बनता है, श्वसनी शोर कहते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। इसके कारण जैसे पेट खराब हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण ब्रिज, अम्ल वर्षा के कारण पुलों, इमारतों प्रतिमाओं, कोई बहुत ही अच्छी प्रतिमा लगी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत में क्या है, यूनिटी ऑफ लिबर्टी, वल्लभ भाई पटेल की लगी हुई है, बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसको नुकसान हो जाता है धीरे धीरे। ये बड़े कीमती होते हैं, स्मारक होते हैं, बनाए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई, कितने बनाई गई, कितने 400 करोड़ में, कितने जो करोड़ रुपए लगे थे जो मूर्ति बनी है यूनिटी ऑफ लिबर्टी गुजरात में। अब उसमें नुकसान हो जाए तो क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? इमारतों, प्रतिमाओं, स्मारकों, वो नुकसान हो जाता है। इससे धातु और पेंट का संक्षारण होता है, आगरा के ताजमहल का धातु में पेंट का संक्षारण होता है। आगरा के ताजमहल का रंग धूमिल होता जा रहा है, होता जा रहा है। संगमरमर और चूना पत्थर से बनी इमारतें, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा प्रभावित होती है, ज्यादा प्रभावित
एक टॉपिक आपने पढ़ा कि वायु प्रदूषण का रिजल्ट क्या है? एसिड रेन, अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा कैसे, उसकी प्रक्रिया कैसे थी और कैसे अम्ल वर्षा इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है विभिन्न प्रकार की जीवों को। अब तो एक और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, सारी दुनिया में इसको चर्चा का विषय बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। इसको कहते हैं हिंदी में आर्थिक उष्णन। उष्णन सुनाई दे तो मैं ऐसे करूं। हेलो, सुनाई दे रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? वास्तव में जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है? चारों तरफ से वायुमंडल की एक लेयर बदली है। ये वायुमंडल है, इसको हम 3D डायमेंशन में क्रिस्टल से बनाया है। एक छोटा पार्ट लेके हम काट के इसको यहाँ से इसमें गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है और ये वायुमंडल से सोलर रेडिएशन जो होता है, शार्ट वेव रेडिएशन के रूप में ये सतह पे आता है। यानी कि ये सत्य है सोलर रेडिएशन, इसको कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन सौरिक विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत ऐसे नहीं सुनाई दे रहा क्या बात है? आगे रहो, थोड़ा आगे आ जाइए। ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको शॉर्ट वेव भी कहा जाता है। हमने जो ये आ रही आवाज और बुलंद है यार, तो ये रेडिएशन होता है जिसको शॉर्ट वेव भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, जो तरंगें चलती हैं ऐसे तो ऐसे चलती है बाहर में, इसको जो ऊंचा उठा हुआ इसको क्रैश कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रफ। तो दो क्रैशों के बीच की लंबाई जो होती है इसी को कहते हैं वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ किसमें छोटी होगी? इसमें सबसे छोटी, इसमें इससे बड़ी, इसमें इससे बड़ी, इसमें इससे बड़ी। पृथ्वी से आने वाली जो ऊर्जा होती है हमारी धरती पर आती है तो क्या होती है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में होती है। एक जेंस कला है, उसमें कहते हैं अगर छोटी तरंग है तो इसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होगी। जितनी छोटी तरंग ऊर्जा की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है, लंबी तरंग होती है उसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, ऊर्जा की मात्रा। तो सूर्य के आने वाली जो सौरिक प्रकाश किरणें होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये वायुमंडल को पार करके हमारी कहाँ पहुँचती है? धरती पर पहुँचती है। ये रेडिएशन पार करके धरती पर पहुँचती है। यहाँ पे क्या होता है? करीब 65 इकाइयाँ 35 इकाइयाँ इस वायुमंडल में एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस कर दी जाती है। 35 18 वायुमंडल में ये वापस कर दी जाती है सूर्य में, वापस जहाँ पर ये अंतरिक्ष में वापस कर दी जाती है। लेकिन 18 वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और शोषित
बाकी जो आती है 47, कितना हो जाएगा 47, 65 में से 18 निकले 47 सतह पे आती है। फिर ये गर्म होती है पृथ्वी गर्म होकर इसको तुरंत ऊष्मा में बदल देती है। ध्यान दीजिए ये सौरिक ऊर्जा है और ये ऊष्मा है, यानी कि सौरिक ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है और ये फिर सतत दीर्घ तरंगों के रूप में वापस कर देती है वायुमंडल में। वायुमंडल से होते हुए ये चला जाता है। तो ये अगर 18 यहाँ एब्जॉर्ब किया है, जो 47% फिर इसमें जाता है, ये फिर वापस धरती को वायुमंडल में वापस कर देती है सतह। कैसे वापस करती है? कुछ इस विकिरण के द्वारा, कुछ वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है और कुछ विक्षोभ के द्वारा। फिर इसमें क्या होता है 18 और उसमें 47 कितना हुआ 65 और 35 ये दोनों क्या चले गए वापस, यानी कि 100 इकाई अगर यहाँ वायुमंडल में आई तो 100 इकाई वापस चली गई। इस कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा संतुलन बना रहता है। हमारी सतह पर क्या बना रहता है? ऊष्मा संतुलन बना रहता है। लेकिन जितनी ऊर्जा इकाई यानी ये वायुमंडल को आएगा, वायुमंडल को गर्म करेगा, हमारी सतह को गर्म करेगा, फिर वायुमंडल में उसको वापस चले जाना चाहिए, चला जाता है। लेकिन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संपादित करने के बाद वापस जाता है। और पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो करीब है 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ये औसत तापमान बना रहता है। एक प्रक्रिया और होती है, इस वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती हैं वायुमंडल, ये सतह है, इसमें कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन, जलवाष्प भी है और कौन सी गैसें सब? ये सारी गैसें हैं जो होती है, ये सूर्य की सौर्य विकिरण को लघु तरंगों को आने देती है, ये धरती को आने देती है। लेकिन जो दीर्घ तरंगें होती है इनको वापस निकल जाने देती है, निकल जा देती है। यहाँ पे कुछ तो निकल जाती है और कुछ को वापस दे देती है, काउंटर रेडिएशन करती है। यानी कुछ मात्रा में अगर ये डबल जा रहा है तो इसका कुछ पार्ट एक तक वापस कर देता है, इससे वायुमंडल कर ये वापस करने का काम करते हैं। कौन से हैं, कौन सी गैसें करती हैं? वो है जलवाष्प, CO2, आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें हैं जो क्या करती हैं, इसको जो ये रेडिएशन होता है इसको कुछ मात्रा में वापस कर देती है और कुछ मात्रा में ऊपर कर देती है, काउंटर रेडिएशन करती है। जब ये मात्रा काउंटर रेडिएशन करती है, अब ये बताइए CO2 से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC कुछ ऐसे गैसें हैं जो वायुमंडल के औद्योगिक क्रांति के बाद बने। जब इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी तो ये जो काउंटर रेडिएशन है इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर इनकी मात्रा बढ़ेगी तो इनकी भी मात्रा बढ़ेगी। ग्रीन हाउस कैसे कहा जाता है इसका? ग्रीन हाउस गैसेस होता है CH, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ये जैसे होती है। तो जब ये होती है तो पृथ्वी के औसत जो तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या हो जाएगा? प्लस होता जाएगा। अच्छा, इसे ग्रीन हाउस गैसें क्यों कहा जाता है? इन्हें ग्रीन हाउस गैसें क्यों कहा जाता है? अक्षांशों में कुछ ऐसे खंड बनाए जाते हैं, कुछ अक्षांशों में जहां पे तापमान बहुत कम होता है, सूर्यता बहुत कम होता है,
तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं मिल पाती है कि पौधे उग पाए। पौधों को क्या चाहिए? किससे भोजन बनाते हैं? सूर्य ताप से, सौर ऊर्जा से बनाते हैं। जब उनको इतनी मात्रा में सौर ऊर्जा नहीं पाती यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो ये लोग कांच का ऐसा घर बनाते हैं। इनकी जो दीवार होती है या तो कांच की होती है या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी प्लास्टिक की होती है। तो ये सूर्य की किरणों को यहाँ सतह पर आने देता है, फिर गर्म होने के बाद जब ये वापस आता है तो ये इसकी छतें क्या होती है? कुछ मात्रा में, सबको नहीं, कुछ को तो निकल जाने देती है और कुछ को वापस कर देती है। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और फिर यहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं, सब्जियां और उसकी खेती की जाती है। इस तरह के घर बना के किए जाते हैं। वहाँ पे इतना ऊर्जा नहीं होती, सौर ऊर्जा, सूर्य प्रकाश नहीं होता है कि हम सब्जियां उगा सके, फसलें उगा सके। तो वहाँ पर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। कांच के घर बनाते हैं। देखो आप बनाते हैं, मुर्गी का बाड़ा बनाते हैं तो क्या रखते हैं? टीन शेड रखते हैं। यहाँ क्या रखते हैं? छाया करने के लिए। लेकिन वहाँ पे इतनी कम छाया है सूर्य ऊर्जा कि वहाँ पे कांच के गिराते हैं, तो कांच से सूर्य की किरणों को ये सीधे आने देता है। लेकिन जब बीच में जो विकिरण होता है तो ये वापस आ जाता है, कुछ तो निकल जाते हैं, कुछ वापस। तो इसका टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है यहाँ खेती हो सकती है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। और घर कहा जाता है। तो इस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने के कारण इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो ये गैसें भी इस कांच की तरह व्यवहार करती हैं कि नीचे से जो रेडिएशन होता है उसको वापस कर देती है धरती की तरफ। आप समझ में आई? ग्रीन हाउस के गैसें होती है, कौन सी गैस है? जलवाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो शीशे ओजोन नहीं होती, ओजोन नहीं, ओजोन ऊपर से होती है। दीर्घ तरंगों ओजोन होगी 3.9 माइक्रोमीटर से मैंने होता है। तो ये आती है सूर्य किरणें, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इनको एब्जॉर्ब करती है। और इधर से जो रेडिएशन होता है वो होता है 1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। जो धरती की तरफ से रेडिएशन होता है, ये जो तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी से रेडिएशन होता है, इनकी साइज होती है 1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर। ओजोन जो होती है 2.39 माइक्रोमीटर से नीचे की किरणों को अब्जॉर्ब किया जाता है। ये वायुमंडल के ऊपर ही काम करता है। तो ओजोन दीर्घ तरंगों को, या ध्यान दीजिए, ऊपर से आने वाली तरंगें क्या है? छोटी है। इनको एब्जॉर्ब करने का काम जलवाष्प नहीं करता, ऊपर से आने वालों को। जलवाष्प एक है जो आने वालों को भी एब्जॉर्ब करता है, सौरिक ऊर्जा को, सोलर रेडिएशन को और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों को एब्जॉर्ब करता है जलवाष्प। बाकी ये सारी गैसें हैं जो ऊपर से तो सबको आने देती है, कोई मतलब नहीं, रोक नहीं पाती है। लेकिन इस नीचे से जाने वाली जो होती है इनको ये रोक लेती हैं, इनकी की तरंग लंबाई ज़्यादा होती है। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ पार्थिव विकिरण। इसको लघु सौरिक, इसको कहते हैं दीर्घ। इनकी वेवलेंथ लंबी होती है और इनकी वेवलेंथ अब देखिए छोटी होती है। अल्ट्रावायलेट का मतलब यहाँ नहीं है, अल्ट्रावायलेट यहाँ ही नहीं पाती है। ये केवल 2, 3, 2 से अल्ट्रावायलेट की 2 वैरायटी होती है, A, B, C। DC को वही एब्जॉर्ब करते हैं। एक थोड़ी बहुत मात्रा में आती है कि अल्ट्रावायलेट का 2 से 3% ही जमीन पर आ पाता है। तो इसका कोई मतलब नहीं है अल्ट्रावायलेट का, क्योंकि जो टेम्परेचर, जो रेडिएशन विकिरण होता है ऊष्मा का, तो जिस वस्तु का तापमान जितना ही ज़्यादा होगा उससे उतनी छोटी तरंगें निकलती हैं, और जिस वस्तु का तापमान कम होगा उससे उतनी लंबी तरंगें निकलती हैं। आपने कभी लोहे को गर्म होते देखा? पहले किस कलर का होता है? लाल, फिर पहले लाल होता है, फिर येलो, येलो के बाद बैंगनी। क्योंकि जैसे जैसे उसकी गर्मी बढ़ती जाती है उसकी रेडिएशन की मात्रा बढ़ती जाती है, वेवलेंथ बदलती जाती है। आपने पढ़ा होगा विकिरण, तो यहाँ तरंग लंबी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी तरंग होती है। तो जब लाल होता है तो वेवलेंथ
लंबी उसकी होती है। अब जैसे नीला हो जाएगा उसकी वेवलेंथ छोटी, इसका मतलब उसका तापमान ज्यादा हो गया। सूर्य आपका खसता हुआ गोला है, इससे उसे आने वाली तरंगें बहुत छोटी होती है, अल्ट्रावायलेट। पृथ्वी गर्म होती है सूर्य के प्रकाश से, सोलर ऊर्जा से, और गर्म होने के बाद जो रेडिएशन करती है, तो पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा नहीं हो पाता है तो छोटी तरंगों के रूप में रेडिएशन करे, तो लंबी तरंगों के रूप में रेडिएशन करती है, तो तरंगें होती है ऐसे होती है। तो ये लंबी तरंगों को ये कैसे क्या होती है, रोक लेती है, सबको नहीं, कुछ मात्रा में, इसको एक को आधे को, फिर धरती की तरफ रेडिएशन, इसको कहते हैं विपरीत विकिरण। विपरीत विकिरण काउंटर रेडिएशन कर देती है। जब काउंटर रेडिएशन करते हैं तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। जब पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड में जब वृद्धि होने लगी है, आज हो गई है, फिर 1960 के बाद से अब तक लेकर 0.3 सेल्सियस से लेकर 0.6 तक सेल्सियस तक वृद्धि हो चुकी है औसत तापमान में। हो गई क्या? इतनी वृद्धि हो चुकी है, इसके कारण ग्रीन हाउस गैसों के कारण वृद्धि हो चुकी है। इसी वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, पारिश्रमिक कहा रहा है। औसत पारिश्रमिक क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। और वृद्धि की प्रक्रिया कैसे है, कैसे वृद्धि होती है, ये प्रक्रिया जो मैंने बताई कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है। अगर इनकी मात्रा ग्रीन हाउस गैसों की कम हो जाए तो क्या होगा? सही हो जाएगा। इसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी तो पृथ्वी अपना बैलेंस बना लेगी, जितनी जरूरत उतना वापस कर लेगी, बाकी तो सारा वापस कर लेगी और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इस टेम्परेचर बढ़ने प्रक्रिया थी ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसको हरित प्रभाव कहते हैं। इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आगे तुम अकेले थोड़ी मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? आइए बात समझ में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बता सकते हैं? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। औसत तापमान कितना है? लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। वृद्धि तक हो कितनी चुकी है? 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस हो चुकी है। क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने की प्रक्रिया हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें, और ग्रीन हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुछ अक्षांशों में इस तरह के घर बनाए जाते हैं जिसमें हरे पौधे उगाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? हरे पौधे उगाए जाने का ग्रीन हाउस कहते हैं। और इस तरह का जो व्यवहार, जो कांच की छत है, इस तरह का व्यवहार करने वाली गैसों को क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। और इस तरह का कौन सी गैसें व्यवहार करती हैं ग्रीन हाउस गैसें? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें होती है। ये गैसें ऐसा व्यवहार करती हैं कि इस तरह का जो ट्रांसलेशन रेडिएशन है, तो जैसे इसकी छत वापस कर दी है वैसे ये गैसें वापस कर देती हैं। जैसे इस तरह का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे हमारी धरती का टेम्परेचर, यहाँ तो आवश्यकता है हमें टेम्परेचर बढ़ाने की, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने की, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ नुकसानदायक है, यहाँ तो लाभदायक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के दिखाई देने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज, इसीलिए क्लाइमेट चेंज होता है। और इस बात में क्लाइमेट आखिर है क्या? क्लाइमेट है क्या? जलवायु क्या है? मौसम क्या है? नोट करेंगे? नोट करना चाहते हैं सभी लोग? थोड़ा सा जलवायु, मौसम क्या है? देखिए मौसम होता है तो वायुमंडल में क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं वायुदाब, हवा,
तापमान, वर्षा, कोहरा, बादल, ये सब क्या है, इनका हम माप करके जो पर्यवेक्षण योग्य तत्व होते हैं मौसम के, उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसका जो औसत माप के निकालते हैं। 2-3 दिन का, मैक्सिमम 1 हफ्ते तक का जो होता है, इसकी दशाएं होती है, उनको हम मौसम कहते हैं। लेकिन ये 31 वर्ष का किसी स्थान का औसत निकाल लिया जाए तो उसको वो जलवायु कहते हैं। मौसम जलवायु में केवल समय का अंतर है, यानी कि किसी स्थान का वायु, तापमान, वर्षा, कोहरा, बादल, पवनों की दिशा, पवनों की स्पीड का औसत अगर एक साल का निकाल लिया जाए तो उसको कहते हैं तापमान। तो इस तरह के पूरे विश्व पर एक औसत तापमान सेट हो चुका है, पैटर्न, जलवायु का पैटर्न सेट। 12-13 प्रकार की जलवायु है, वो मध्यरेखीय जलवायु, भूमध्यसागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, समानांतरीय जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु, आपका पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, टैगा जलवायु, ये पैटर्न सेट हो चुके हैं हमारे पृथ्वी का। ये पैटर्न, उस पैटर्न के अनुसार, जलवायु के अनुसार हमारे वहाँ का जीवन भी विकसित हो चुका है। जीव जंतुओं को अपने आप को जलवायु के अनुसार, क्योंकि पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक जो होता है वो जलवायु होता है। तो वहाँ के सभी जीव जंतु अपने आप को जलवायु के अनुसार ढाल चुके होते हैं। अगर कुछ पैटर्न को बदल दिया जाए तो क्या होता है, जीव अपने आप को जो एडजस्ट कर लेंगे वो तो जीवित रह जाएंगे, और जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के इस धरती पर प्रमाण मिले हैं, और जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा था कि आज डायनासोर खत्म हो गए, पर्यावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए। तो हो सकता है कुछ ऐसा जलवायु परिवर्तन हो जाए कि मनुष्य भी पर्यावरण के साथ समायोजित न कर पाए, उसका भी अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बहुत सारे जीव हैं, अगर जीव ही समाप्त हो जाते हैं जिन पर हम डिपेंड हैं, वो समाप्त हो जाएगा तो हम समाप्त हो सकते हैं। अगर खाद्यान्न समाप्त हो जाए, खाद्यान्न प्रभावित हो जाए, न मिले हमें, तो क्या जीवित रहेंगे? शेरों को भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित रहेंगे? तो ये जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन होने से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, परिवर्तन दिखाई देने लगे। जलवायु परिवर्तन, ये क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट चेंज होती है। ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? जलवायु है, और जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? तापमान है। पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? जलवायु है, और जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व क्या है? तापमान है। क्योंकि तापमान में परिवर्तन होने से वायुदाब बदल जाएगा, और दिशा बदल जाएगी, वर्षा की मात्रा बदल जाएगा, आर्द्रता की मात्रा बदल जाएगी, बहुत सारी चीजें, मौसम के सारे तत्व बदल जाएंगे उसी चक्र में। तो यहाँ तापमान बदल रहा है तो सारी चीज बदल रही है, यानी कि जलवायु, तापमान में परिवर्तन होगा क्या है? जलवायु के सारे तत्व परिवर्तित हो रही है, तो जलवायु क्या हो गए? ही बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में वायु प्रदूषण के कारण कृत्रिम गैसों, वायु प्रदूषण के कारण कृत्रिम गैसों CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ी है, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ी है। मात्रा बढ़ी है। पृथ्वी का वायुमंडल एक ग्रीन हाउस के समान होता है। वो ग्रीन हाउस मैंने जो बताया आपको, एक ग्रीन हाउस के समान होता है।
जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देता है, इन पृथ्वी की सतह से होने वाले दीर्घ पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंगों वाले पार्थिव विकिरण को की करो कि कुछ मात्रा को रोक कर पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर देते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर देते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः जलवाष्प, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, आदि है जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि करती है। लाइन करके पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि की सर्वप्रथम घोषणा स्वांते और हेनियस ने की। हेनियस ने स्वांते स्वीडन के स्वांते हेनियस ने की। ग्रीन हाउस गैसों का मापन 1958 से स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी स्क्रिप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी ओशिनोग्राफी के चार्ल्स डी कोलिन द्वारा किया जाता है। चार्ल्स डी कोलिन द्वारा किया जाता है।
इनसे पता किया जा रहा है ग्रीन हाउस के प्रभाव में, ग्रीन हाउस प्रभाव में लगभग 2/3 भाग ग्रीन हाउस में लगभग 2/3 भाग का योगदान जलवाष्प का है। ये पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप में जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, और 1/4 भाग CO2 का, 1/4 भाग CO2 का। CO2 का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन पार्थिव विकिरण का अवशोषण नहीं कर पाती है। हाँ, नहीं कर पाती है। औद्योगिकरण के बाद, औद्योगिकरण के बाद जलवाष्प की मात्रा में तो वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि 2/3 जलवाष्प है, लेकिन इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि इससे कोई भी तो नुकसान नहीं हुआ है। जितना तब हो रहा था औद्योगिकरण के पहले उतना अभी हो रहा है। औद्योगिकरण के बाद जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है, किंतु जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हुई है। इससे वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई है, इससे वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई है, जो 1960 की तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.7 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस तक है। सेल्सियस तक है। आपको बहुत कम लग रहा है टेम्परेचर, इतनी वृद्धि आपको बहुत कम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा। 1 सेंटीग्रेड वृद्धि होने से जो हमारी जलवायु की पेटियां हैं उसमें कुछ जीव रहते हैं। जलवायु की पेटी अगर 1 सेंटीग्रेड वृद्धि होगी तो ये 500 किलोमीटर तक, जैसे जो जीव भूमध्य सागरीय जलवायु की पेटी में रहते हैं, अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि हो जाएगी ये 500 किलोमीटर ऊपर और दक्षिण तक चल जाएगा। 1 सेंटीग्रेड सी लेवल में कितने तापमान बढ़ने से 2 तरह से प्रभाव पड़ रहा है। सी लेवल में 0.5 mm से लेकर ±1.5 mm तक की सी लेवल में वृद्धि हो रही है हर वर्ष। इतनी तापमान वृद्धि के कारण इतनी वृद्धि हो रही है। अगर इस तरह से वृद्धि होने लगी तो महासागर में 2 तरह का प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये जो सी लेवल है, सी है सी लेवल, तो इसमें जो हिम है, यहाँ पे आइस है, ये पिघलकर बढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल इसका बढ़ता जाएगा। एक दूसरा प्रभाव होगा, जब कोई चीज गर्म होगी तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इसका भी तो एक गर्म होगा, एक ऊष्मीय प्रसार होता है।
खौलाते हैं उसका लेवल बढ़ता है, दूध खौलाते उसका लेवल बढ़ता नहीं बढ़ता है। उसी प्रसार किसी भी चीज़ को गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है। तो बर्फ तो पिघल के पानी तो इसमें आ ही रहा है, इसका सी लेवल बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ये गर्म होने से अपने आप प्रसार होता है। अगर बर्फ पिघल के न भी आएगी तब भी इसका सी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्रसार होगा इसमें। लेकिन दोनों काम हो रहे हैं, ये गति इसमें और तेज होगी। इसका तेज होगा तो क्या परिणाम होगा? एक लंबा श्रृंखलाबद्ध कई परिणाम उत्पन्न होंगे। सी लेवल इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होगा, तो बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, तीनों पर प्रभाव पड़ेंगे। जल मंडल पर प्रभाव पड़ेगा, जो सी प्रसार होगा, सी लेवल इंक्रीज करेगा, जो तटीय इलाके हैं वो क्या होंगे? पानी में डूब जाएंगे। और पानी में डूबने का परिणाम होगा विश्व की आधी आबादी 60% आबादी 50 किलोमीटर के दायरे में रहती है। समुद्र के किनारे रहती है विश्व की आबादी, केवल 50 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विश्व की 60% आबादी समुद्र के किनारे रहती है। सोचिए अगर ये डूब जाएंगे इलाके तो क्या होगा? क्या क्या समस्या होगी? बाढ़ आएगी, यहाँ पे विस्थापन होगा, इनका पानी में कोई रहेगा नहीं। आपको हरदोई नगर को उजाड़ के यहाँ से दूसरी जगह बसाना हो, कितना टेढ़ा काम होगा। तो ये पूरी आबादी का पूरा घर, मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली से खंभे से लेके रोड, लाइट, स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, मकान सब क्या हो गए? दूसरी जगह स्थापित करने पड़ेंगे। आपको झेल नहीं पाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जब लेवल रहेगा तो अंडर सीधे जो सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर लवणीय जल है, वो मीठे जल में मिल जाएगा। पेयजल की समस्या होगी, कृषि भूमि क्या होगा? पानी के किनारे जो खेती डूब जाएगी, डूब जाएगी। कितने परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं? थोड़ी सी सभी समस्याओं के जड़ दूर से मनुष्य है, सभी समस्याओं की जड़ मनुष्य ही है। वो पहले समस्या क्रिएट करता है, फिर उसका समाधान बनाता है, तो इसका इसी जड़ में लगा रहता है। मनुष्य जड़ तो मनुष्य ही है, उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है, सीमित नहीं हो पाती हैं। वो प्रकृति का एक साथी बनकर नहीं रहना चाहता है, बल्कि उसका स्वामी बनकर रहना चाहता है। हम लोग प्रकृति के पार्ट है, प्रकृति के घटक है। देखा कि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर विद्यमान सारी वस्तुएं हमारा पर्यावरण है। तो उसमें मनुष्य आप हैं, आप हमारा पर्यावरण हो गए, लेकिन आप हमारा पर्यावरण नहीं, हमारा स्वामी बनकर रहना चाहते हैं। हमारा जीव भी क्या है? पर्यावरण घटक है। हम उसके मालिक बन जाते हैं, रस्सी से पकड़ के बांध देते कुत्ते से, ये हुआ है, इसको हम बेचेंगे पैसा हम लेंगे। तो जब हम प्रकृति का स्वामी बनेंगे तो समस्याएं होगी, प्रकृति दंड देगी, वो बख्शती नहीं, आज नहीं तो कल। वो किसी के बस की बात नहीं। और मनुष्य पर इतनी क्षमता नहीं है कि प्राकृतिक प्रकोपों को झेल सके। लेकिन है इसके पास बुद्धि, अगर समय रहते हैं, अगर इसका समाधान खोज लिया तो बता दें। मनुष्य तो खोज लिया है, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी बनाया प्रकृति ने इसको, बहुत ही बुद्धिमान प्राणी बनाया इसको। इसलिए आगे वाला चैप्टर इसके प्रभाव क्या है ग्लोबल वार्मिंग के टाइम को सुनाएगा। आ गए क्या? ठीक है, आगे आगे समझ में आया? ठीक से आया, इसकी समझ में आया, यही बता दिया प्रॉपर। उसी स्टेप पे बताओ, जिस स्टेप पे पहुंचे हमारी समझ नहीं आ रहा। पानी